गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यचर्या के अंतर्गत हम लोगों ने थर्ड यूनिट में बाल केंद्रित शिक्षा एवं शैक्षिक विचारों के बारे में अध्ययन प्रारंभ किया था। हम बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, उसका महत्व क्या है, उसको समझ चुके थे। उसके बाद हमने शैक्षिक विचारों में सबसे पहले प्रारंभ किया था गांधी जी के शैक्षिक शिक्षा संबंधी विचार क्या थे। तो हम गांधी जी के विचारों को प्रारंभ किया था। हमने ये बात समझने की कोशिश की थी गांधी जी का जो जीवन दर्शन है वो क्या है, क्योंकि जीवन दर्शन उनका शैक्षिक विचारधारा या यूँ कहा जाए कि गांधी जी की शिक्षा संबंधी जितने भी विचार थे वो एक उनके जीवन दर्शन पर ही आधारित थे। गांधी जी के जीवन दर्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर उन्होंने वो आदर्शवादी विचारक थे और उन्होंने चार मुख्य बातों पर बल दिया था, क्योंकि ये आदर्शवादी थे। आदर्शवाद यानी कि ईश्वरीय सत्ता में अटूट विश्वास रखते थे। उनका विश्वास था कि जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो आत्मा का परमात्मा से विलय है या उसमें मिलन है। अब आत्मा की जहाँ तक बात आई तब गांधी जी ने बात कही कि आत्मा एक है, अलग अलग शरीर हैं लेकिन आत्मा एक है। जिस तरह से सूरज एक है और सूरज की किरणें अनेक है, उसी तरह से आत्मा एक है लेकिन उस आत्मा के शरीर अनेक हैं। तो इसी पर आधारित उनकी विचारधारा थी और उन्होंने चार प्रमुख बातों पर बल दिया था। उन्होंने सत्य, अहिंसा, निर्भय और सत्याग्रह पर बल दिया था। उनका मानना यह था कि जीवन को जीना है तो सत्य अहिंसा का पालन करो, सत्य का पालन करो, झूठ का सहारा नहीं लेना है। फिर बाद में किसी भी बात को अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो हिंसा का सहारा नहीं लेना है, अहिंसा का पालन करना है। और उन्होंने सत्य और अहिंसा के बल पर ही देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने का सफल अभियान चलाया था और उन्होंने सफलता प्राप्त की थी। फिर निर्भयता पर बल दिया था कि निर्भय रहना बहुत अनिवार्य है। अगर आप डरते हैं तो आप कितने भी सत्य या अहिंसा का पालन कर लें, लेकिन अगर आप में भय है तो आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। अगली बात उन्होंने मूल जो 8 बातें कही थी लेकिन उनमें से 4 प्रमुख थी और चौथी थी सत्याग्रह। सत्य का आग्रह ही होना जीवन का लक्ष्य है। सत्य का अगर आग्रह नहीं है, सत्याग्रह की विचारधारा अगर आप में नहीं है तो आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं पर विचार करते हुए उन्होंने शिक्षा दर्शन पर अपने विचारों को केंद्रित किया, क्योंकि वे भारत की आज़ादी के लिए तात्कालिक व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था जो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई थी उसके कटु आलोचक थे और वे उसमें कहते थे कि ये जो शिक्षा है वो केवल अंग्रेजी कार्यालयों में भारतीय अंग्रेज तैयार करती है, सस्ते कर्मचारी तैयार करती है, डिग्रीधारी बेरोजगार तैयार करती है। अर्थात ये शिक्षा मनुष्य को जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त नहीं करती। इसीलिए उन्होंने ये बात कही कि राजनीतिक क्रांति के साथ की अपेक्षा तुलना में सामाजिक क्रांति का होना बहुत अनिवार्य है। अगर सामाजिक क्रांति नहीं है तो हम राजनीतिक क्रांति के लिए तैयार नहीं हो सकते, क्योंकि सामाजिक क्रांति यानी कि सामाजिक रूप से विकास की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। तो सामाजिक रूप से विकसित होंगे तभी आप राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अपना ध्यान केंद्रित कर सकोगे, अन्यथा अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति पर ही आपका ध्यान रहेगा। समाज राष्ट्र के विकास को लेकर आप किसी भी तरह से अपने आप को ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए। इसीलिए उन्होंने राजनीतिक क्रांति की तुलना में सामाजिक क्रांति पर विशेष बल दिया था। उसी और शिक्षा ऐसी हो जो कि राजनीति की बजाय सामाजिक विकास बालक का विकास कर सके। फिर उन्होंने ये बात कही थी कि दूषित समाज में हम एक आदर्श राज्य की स्थापना की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने शिक्षा ऐसी जो कि मनुष्य के मन, वचन, कर्म से इस तरह से उसका विकास करे कि वह एक शोषण विहीन समाज की स्थापना कर सके। इसीलिए उन्होंने शिक्षा पर जो अपने विचार प्रस्तुत किए थे या शिक्षा का दर्शन जो था वो इसी पर आधारित था कि वे एक सामाजिक विकास, सामाजिक क्रांति पर बल देते थे। वे राजनीति के साथ में सामाजिक व्यवस्थाओं में सुधार पर बल देते थे। वे आदर्शात्मक
उसका मूल आधार था शोषण विहीन समाज की स्थापना करना। अब इसके बाद हम आगे की अपनी चर्चा करते हैं, जिसमें था उनके शैक्षिक विचारों को भी यहाँ पर हमें समझना अनिवार्य है। तो उनके जो शैक्षिक विचार है, शैक्षिक विचार के संबंध में हम यहाँ पर पटेल की परिभाषा को देखेंगे कि उन्होंने इस संबंध में क्या कहा। गांधी जी के शैक्षिक विचारों के संबंध में पटेल ने अपने विचार व्यक्त करते हुए क्या कहा था कि गांधी जी का शिक्षा दर्शन गांधी जी का शिक्षा दर्शन उसकी स्थापना में यानी कि शिक्षा दर्शन की स्थापना में प्रकृतिवादी, उद्देश्य में आदर्शवादी तथा कार्यों एवं विधियों में प्रयोजनवादी है। यानी कि पटेल के अनुसार जो गांधी जी का शिक्षा दर्शन था वो दर्शन के सभी क्षेत्रों को समर्थन करता था या दर्शन के सभी विषयों को सम्मिलित करता था। उनका शैक्षिक विचार जो था वो सामने, शिक्षा दर्शन जो था वो हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत किया। अब उसके बारे में पटेल ने क्या कहा है कि गांधी जी का जो शिक्षा दर्शन था उसकी स्थापना, यानी कि उस शिक्षा दर्शन का जो प्रादुर्भाव हुआ, जो उन्होंने शिक्षा दर्शन हमारे सामने प्रस्तुत किया, वह आदर्श प्रकृतिवादी, यानी कि प्राकृतिक रूप से बालक को सीखने बढ़ने की समस्त अवसर उपलब्ध होने चाहिए। इसीलिए जो शिक्षा दर्शन की उन्होंने स्थापना करी या उसका सिद्धांत हमारे सामने प्रस्तुत किया, वह मूल आधार जो था उसका वह प्रकृतिवादी था। उद्देश्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उद्देश्य में उन्होंने आदर्शवादी उद्देश्यों की स्थापना पर बल दिया। अर्थात निश्चित है कि वे शिक्षा को प्रकृतिवादी मानते थे, लेकिन उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आदर्शवादी विचारधारा के लिए समर्थक थे, क्योंकि बालक में एक आदर्शवादी गुणों का होना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि किसी भी समाज की उन्नति और प्रगति उसके नागरिकों के ऊपर निर्भर करती है और नागरिकों में आदर्शात्मक मूल्यों का होना अनिवार्य है। अगर उनमें आदर्शात्मक मूल्य नहीं है तो निश्चित है कि वह सबको साथ में लेकर चलने की विचारधारा को नहीं अपनाएंगे और वो केवल स्व विकास पर, स्व उन्नति पर, स्व वृद्धि पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। इसीलिए उनका मानना ये था कि प्रकृतिवाद के साथ में अगर इसके उद्देश्यों की बात कही जाए तो उन्होंने आदर्शवादी विचारधारा का समर्थन किया। और फिर बाद में कार्यों और विधियों, यानी कि शिक्षण की विधियां और कार्य क्रियाकलाप, यानी कि शिक्षा के जो प्रक्रिया है उसको किस विधि से या किस प्रकार से प्रदान किया जाना चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने प्रयोजनवादी विचारधाराओं का समर्थन किया। क्योंकि प्रयोजनवादियों का मानना यह था कि मनुष्य को स्वयं करके सीखने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए,
तभी वह कोई शिक्षा अर्जित कर पाता है, ये किसी चीज को ग्रहण कर पाता है। अर्जुन गांधी जी ने उनकी अगर शैक्षिक विचारों को अगर इस पटेल की परिभाषा के आधार पर समझे तो उनका मानना यही था कि शिक्षा क्या है? शिक्षा वह है जो बालक को उसकी प्रकृति के आधार पर उसको प्रकृति के आधार पर अनुभव प्राप्त करने के अवसर, यानी कि स्वयं करके प्राप्त करने के अवसर प्रदान करे तथा उसे एक आदर्श नागरिक निर्माण कर सके, वही शिक्षा है। अन्यथा अगर उसमें इन गुणों का विकास नहीं कर सकती है तो वह शिक्षा नहीं है। इसके बाद जो गांधी जी के जो शैक्षिक विचार थे वो इसीलिए संपूर्ण विश्व में बहुत अधिक, सिर्फ भारत में ही नहीं विश्व में भी इनके शैक्षिक विचारों पर बल दिया है। गांधी जी के शिक्षा दर्शन के बारे में उनके स्वयं के शब्द क्या थे? शिक्षा दर्शन के बारे में स्वयं गांधी जी का कहना क्या था? तो वो उसको देखिए कि शिक्षा के मूल्यों को अनुभवों में खोजना चाहिए, खोजना चाहिए। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा बालक में शिक्षा के द्वारा बालक में व्यवहार कुशलता आनी चाहिए। व्यवहार कुशलता आनी चाहिए, जो उसे हस्तकला अनुभव प्रयोग सेवा प्रेम से प्राप्त हो। होगा, ठीक है, प्राप्त होगा। नेक्स्ट, जो शिक्षा चित्त की शुद्धि न करे, जो शिक्षा चित्त की
शुद्धि ना करे, निर्वाह का साधन ना बने, निर्वाह का साधन ना बने तथा स्वतंत्र रहने का हौसला तथा स्वतंत्र रहने का हौसला और सामर्थ्य न उपजा है और सामर्थ्य न उपजाए उस शिक्षा में शिक्षा में चाहे जितनी जानकारी का जितनी जानकारी का खजाना तार्किक कुशलता तार्किक कुशलता और भाषा पांडित्य भाषा पांडित्य मौजूद हो वह सच्ची शिक्षा नहीं है। वह शिक्षा नहीं है। गांधी जी के यहाँ पर दो तरह से उन्होंने विचारों को स्पष्ट करने का प्रयास किया। पहले का जो भावार्थ है वो है कि शिक्षा के मूल्यों को अनुभवों में खोजना चाहिए। गांधी जी का कहना क्या है कि मूल्यों को, जो शिक्षा के मूल्य हैं, जिस लिए हम शिक्षा अर्जित कर रहे हैं, उसको कहां पर अनुभवों में खोजा जाना चाहिए। अनुभव यानी कि उससे जो व्यक्ति को एक अनुभव प्राप्त होते हैं, क्योंकि एक केवल सुनकर और समझकर किसी तरह का अनुभव प्राप्त नहीं होता है, वो केवल एक सूचना होती है। लेकिन अनुभव का जब हम उससे संबंधित कुछ क्रिया करते हैं, अपने आप को सक्रिय करते हैं और उससे संबंधित चाहे जानकारी और अधिक जानकारी जुटाते हैं या कोई क्रिया करते हैं, कार्य करते हैं, प्रयोग करते हैं, तभी हमें अनुभव प्राप्त होता है। इसीलिए शिक्षा के जो मूल्य हैं उनको किस में खोजा जाना चाहिए? अनुभवों में खोजा जाना चाहिए। और उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा बालक में व्यवहार कुशलता आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? व्यवहार कुशलता आनी चाहिए, यानी कि कहां पर किससे किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए। चाहे आप अपने किसी कार्य को कर रहे हैं तो उस कार्य के प्रति आपका नजरिया, आपका व्यवहार क्या
कि किसी की भी क्षेत्र में हो उससे संबंधित व्यवहार कुशलता अगर उसमें नहीं आती है, इसका मतलब उसने शिक्षा को अर्जित नहीं किया है। भले चाहे दो व्यक्तियों के आपस में बातचीत के दौरान भी अगर आप व्यवहार अच्छे से नहीं करते तो मानकर चलिए कि आपने वह शिक्षा के जो मूल्य हैं उनको आपने प्राप्त नहीं किया है। फिर हस्तकला आनी चाहिए, जो उसे इसमें हस्तकला अनुभव, प्रयोग और सेवा से प्राप्त होगा। अब ये व्यवहार कुशलता उससे किससे प्राप्त होगी? ये हस्तकला यानी कि जो आपके दैनिक जीवन की जुड़ी हुई कलाएं हैं, उन कलाओं को अपने स्वयं के द्वारा, ये कहा जाए कि अपने परंपरागत व्यवसाय, अपने परंपरागत उद्योग जो कि अब तक चले आ रहे हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना है, लकड़ी के खिलौने बनाना है, सिलाई कढ़ाई का कार्य करना है, ये सब क्या है? ये हस्तकलाएं हैं। तो इन हस्तकलाओं के द्वारा उसको आएगी ये व्यवहार कुशलता, उसको अनुभव के द्वारा आएगी, क्योंकि जब तक कार्य नहीं करेगा तो उसे अनुभव नहीं होगा, और अनुभव नहीं होगा तो किसी भी कार्य की परिस्थितियां क्या है, उसमें किस तरह के कार्य का तरीका है, कैसा करना चाहिए, किस तरह से हो सकता है, कितने समय में हो सकता है, जब उसे उसकी जानकारी नहीं है तो निश्चित है वो सामने वाले के जो कार्य कर रहा है उसके कार्य से संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि जब उसे खुद को ही अनुभव नहीं है तो उसके कार्य में निश्चित है कि वो कमियां निकालने का अभ्यास प्रयास करेगा। इसीलिए अनुभवों का होना, अनुभव से व्यवहार कुशलता आगे प्रयोग, क्योंकि वो नए नए प्रयोग करेगा, खुद किसी कार्य को करेगा, कार्य में कुछ नया बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोग करेगा। सेवा और प्रेम, सेवा के भावना प्रेम के माध्यम से इसमें यह व्यवहार कुशलता आती है। अब उन्होंने शिक्षा को परिभाषित किया, इसी आधार पर वो शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इसको ये शिक्षा के मूल्य कैसे प्राप्त होते उस पर चर्चा करी। अब ये कहते हैं कि शिक्षा क्या है? जो शिक्षा क्या है? वह शिक्षा जो चित्त को शुद्ध ना कर सके, शिक्षा जो चित्त यानी कि मनुष्य के मन, इसको कि यहाँ पर उन्होंने व्यवहार कुशलता से परिभाषित किया है। तो चित्त यानी कि उसके मन को शुद्ध ना कर सके, चित्त को शुद्ध ना करे, निर्वाह करने के साधन ना बने, यानी कि जीवन निर्वाह के लिए उसमें साधन बनना चाहिए। अगर वो नहीं जुटा पाता है या यूँ कहा जाए कि वो रोजगार उसको प्राप्त नहीं होता है तो निश्चित है उसका जीवन निर्वाह कठिन होगा। इसीलिए जीवन निर्वाह का साधन बने ना बने, शिक्षा जो चित्त को शुद्ध ना करे, जीवन निर्वाह का साधन ना बने, स्वतंत्र रहने का हौसला ना दे, यानी कि दूसरों के ऊपर निर्भरता बढ़ाए, फिर और सामर्थ्य ना हो, यानी कि हौसला और सामर्थ्य ना हो, और उपजाए उस शिक्षा में चाहे अब वो शिक्षा यानी कि शिक्षा जिसमें चित्त ना शुद्ध हो, मनुष्य का मन या उसके मूल्य न स्थापित हो, उसमें जीवन निर्वाह के साधन उपलब्ध ना हो और उसमें स्वतंत्र रहने का हौसला या सामर्थ्य ना हो, वह शिक्षा नहीं है। उससे शिक्षा में जो हमने अर्जित की है उसमें अगर हमें चित्त शुद्धि नहीं है, निर्वाह के हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे में कौशल नहीं है, या हम स्वतंत्र रहने का हौसला हमें नहीं है कि हम अपना स्वतंत्र का व्यवसाय खुद कर सके, दूसरों पर निर्भरता अधिक है, वैसी शिक्षा में चाहे जितनी भी जानकारी का खजाना हो, यानी कि कितनी भी जानकारी उसके अंदर दी गई हो, ढेर सारी सूचना, बहुत सारा ज्ञान उसके अंदर संकलित हो, चाहे उसमें तार्किक कुशलता को व्यक्ति को प्रदान करे कि वो तर्क कर सकता हो, ऐसी क्षमताएं उसमें विकसित हो, चाहे भाषा पांडित्य हो, भाषात्मक रूप से बहुत प्रखर हो, बहुत उसमें कहना चाहिए कि भाषात्मक कौशल का भरपूर विकास हो, मौजूद हो, वह सच्ची शिक्षा नहीं है, यानी कि वह शिक्षा होकर भी वह सच्ची शिक्षा नहीं है। अगर हम शॉर्ट में इस बात को समझे तो गांधी जी का मानना यह था कि सच्ची शिक्षा क्या है, वास्तविक शिक्षा क्या है? वास्तविक शिक्षा वही है जो मनुष्य के चित्त को शुद्ध करे, उसको जीवन निर्वाह के साधन उपलब्ध कराए और उसको स्वतंत्र रहने का हौसला प्रदान करे। अब उसमें अगर ये हौसला शिक्षा पालक को नहीं देती है तो वह शिक्षा नहीं कहलाएगी।
सिद्धांत क्या थे, क्योंकि शिक्षा संबंधी सिद्धांतों को समझना भी बहुत अनिवार्य है। बहुत सारे इसमें उनके शिक्षा सिद्धांत थे। तो यहाँ पर उनके शिक्षा सिद्धांत को हम प्रारंभ करने से पहले इस बात को हमें समझ लेना अनिवार्य है कि गांधी जी ने निश्चित है कि अगर उनकी इन बातों को या इन परिभाषाओं को देखें तो उनका स्पष्ट था कि सबसे पहले चित्त व्यवहार कुशलता या फिर चित्त में शुद्धता पर उन्होंने बल दिया, यानी कि व्यवहार कुशलता चित्त में शुद्धता। इसका मतलब क्या है? व्यवहार कुशलता या चित्त में शुद्धता, इसका मतलब क्या है? इनका गांधी जी का जो इससे अर्थ था या इससे तात्पर्य उनका था वो ये था कि मनुष्य को व्यवहार कुशल से मतलब है कि किसी भी कार्य के प्रति, कार्य या व्यक्ति परिस्थिति कार्य व्यक्ति परिस्थिति के प्रति सकारात्मक विचार या सोच, यानी कि कहीं भी किसी भी क्षेत्र में खड़ा है व्यक्ति, वहां पर उसकी व्यवहार कुशलता से मतलब है कि उसकी सकारात्मक सोच हो। कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं इस कार्य को नहीं कर सकूंगा, बहुत कठिन है, और आपको भी प्रतीत तो हो रहा है कि कार्य बहुत कठिन है, करना आसान नहीं है, लेकिन यहाँ पर फिर आपकी व्यवहार कुशलता इस बात को प्रेरित करती है कि आप उसे सकारात्मक कहना चाहिए एनर्जी प्रदान करें, उसको मोटिवेट करें, पॉजिटिव मोटिवेट करें, पॉजिटिविटी उसको मोटिवेट करें, जिससे कि वह कठिन कार्य को भी सरलतापूर्वक, अब उसके लिए आपको सहयोग करना पड़ता है तो आप सेवा, प्रेम, क्या कहा गया था? सेवा और प्रेम, यानी कि उसके सहयोग के माध्यम से उसे लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करें। चित्त में शुद्धता, यानी कि आपका चित्त किसी भी कार्य को सीखने, समझने, ग्रहण करने के लिए आप में सकारात्मकता का होना आप में अनिवार्य है। यानी कि यहाँ ये बात स्पष्ट है कि अगर आपकी व्यवहार कुशलता की बात की जाती है, आपके चित्त की शुद्धता की बात की जाती है, तो गांधी जी का मानना यही है कि शिक्षा वही है जो आपको व्यवहार कुशल बनाए, आपके मन को शुद्ध और पवित्र करे, जिससे कि आप एक आदर्श मूल्यों को ग्रहण करने की आप में क्षमता हो। यानी कि आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे हमारे कुछ मूल्य ऐसे हैं जिनको स्वीकार करना पसंद नहीं करते हैं कि नहीं इसमें क्या होता है। हम जैसे हम कहते हैं कि नहीं, सभी बड़ों की राय से आपको कार्य करना चाहिए। बच्चा कहेगा जब मैं करना मुझे तो मुझे मेरे हिसाब से करना, मैं क्यों सबकी राय लूँगा। ये एक व्यवहार कुशलता नहीं है। क्या कहता है शिक्षा कि आप सबकी राय लीजिए, जो आपके बड़े हैं, हर एक किसी के नहीं। जैसे आपके घर में 4 बड़े हैं, आपको पता है कि हमें अमुक व्यक्ति उस कार्य के प्रति उसको जानकारी है, समझ है, तो आप एक बार उससे राय लीजिए। आप करें या ना करें, लेकिन उनकी राय को और अपने विचार उनके सामने रखो, तो वो बात एकदम स्पष्ट हो जाती है कि आपको किसी कार्य को करना किस तरह से है। तो गांधी जी के जो ये शैक्षिक विचार थे, इस आधार पर उन्होंने अपने शिक्षा सिद्धांतों को प्रस्तुत किया था, जो हम कल देखेंगे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन बनेगा, गांधी जी के शिक्षा
दर्शन, यश गांधी जी की शिक्षा दर्शन को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आज का हमारा ये प्रश्न है कि गांधी जी के शिक्षा दर्शन को स्पष्ट कीजिए, यानी कि शिक्षा के संबंधित उनकी जो दार्शनिक विचारधारा है उसको यहाँ पर आपको स्पष्ट करना है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, शिक्षा से संबंधित दार्शनिक विचारधारा को ठीक है, गांधी जी के शिक्षा से संबंधित दार्शनिक विचारधारा को समझाइए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से निकले, घर से बाहर निकलते हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मुंह पर मास्क लगाकर